कोई फेवरेट ऐसा मीम है जो देख करके बड़ी हंसी आई हो? क्या मीम बनाया है? माँ टंकी खाली है। सारा पानी इसी ने खर्च किया होगा, बेशरम। देखने के बाद कंगना जी को मैसेज भी किया कि बढ़िया लगी मूवी? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कार्यक्रम में आना करके। अभी वेलकम आई है, देखना वो कॉमेडी है उसमें अच्छी। हाँ, नाना पाटेकर का परसों फोन आया, वो दिल्ली मुंबई क्या इससे इतने खुश हुए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बहुत खुश हुए, मेरे मित्र अच्छे हुए। मजा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला इश्यूज जो सीधा मैं आता हूँ, सबसे हॉट मुद्दा जो है एथेनॉल का। एथेनॉल चीज क्या है सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ह्यूज वॉल्यूम में यूएस से एथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं। गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है। 100% इथेनॉल का क्या असर होगा लोगों के व्हीकल्स पर? मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। गाड़ी के लिए सही नहीं है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बेधाक सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे, इंजन में खराबी से लेकर कम माइलेज के दावे खूब वायरल हुए। हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल आता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे एयर पोल्यूशन होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। 40% एयर पोल्यूशन ये केवल फॉसिल फ्यूल के कारण। जैसे अगर E100 कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 100% इथेनॉल, उसमें कोई पेट्रोल नहीं है? इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपए लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपए लीटर। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा। आपके पैसे बचेंगे और किसानों को फायदा होगा। ये 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? अभी सरकार ने 20% तक किया हुआ है। इसकी ट्रायल हुई, टेस्टिंग हुई, इसका ARI के रिपोर्ट आए, सब गाड़ियों कंपनी ने टेस्टिंग किया। ये बड़ी बड़ी कंपनी है जी, अगर गाड़ियां खराब होती तो ये मूर्ख है क्या ये गाड़ियां लॉन्च करते क्या? गैप का रीजन क्या है? जैसे आप जो बता रहे हैं वो सब कुछ ये दिख रहा है कि जनता की भलाई के लिए एक इनोवेशन हो रहा है, जिस इनोवेशन का फायदा बहुत बड़े स्केल पर लोगों को होने वाला है। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया खोल करके एथेनॉल सर्च किया जाए तो ह्यूज नंबर है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पैसे लेकर लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। जब ये मक्का गन्ना इतना पानी लगता है इनको उपजाने में और ये बड़ी तादाद में उपजाए जाएंगे तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी देश में। गन्ना जो पानी देते हैं उसमें से समझो अगर 10 लीटर पानी गन्ने को मिला तो गन्ना 1 लीटर का लेता होगा पानी, जो उसकी वाफ होती होगी। 9 लीटर पानी तो जमीन के अंदर जाता है। एक कुछ टाइम पहले वीडियो आया था, शायद वो दिल्ली मुंबई हाईवे का था, कि गाड़ी जब जा रही है तो हालांकि गाड़ी हाईवे तो प्लेन होता है, लेकिन वो वहां पर कुछ था तो गाड़ी जा रही है ऐसे उड़ के पास हो रही है। इस पर हमने एक रील भी किया था कि मतलब हाईवेज पर गाड़ियां उड़ उड़ के जा रही है। वो गलती ध्यान में आई, उसके ऊपर थोड़ा ऐसा लेवल बना। गलती ध्यान में आने पर क्या करते हैं? कार्रवाई करते हैं, टर्मिनेट करेंगे, रस्टिकेट करेंगे, जो होगा वो करेंगे, रगड़ देंगे हम। देश के एसेट है, गलत काम को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आपसे मिलना मैं इसलिए चाह रहा था, मेरा एजेंडा बेसिकली ये है कि आज मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे टीचर की तरह मेरे को समझाओ वो इश्यूज जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, वो इश्यूज जो मुझे लगता है शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सीधा आपके ज़रिए मैं उनको ये इश्यूज समझा पाऊँ। उसमें सबसे पहला इश्यूज जो सीधा मैं आता हूँ, सबसे हॉट मुद्दा जो है एथेनॉल का। तो एथेनॉल का डीप डाइव करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो एथेनॉल का मुद्दा है, एथेनॉल चीज क्या है सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने में। हमारा 87% डिपेंडेंट ये फ्यूल के ऊपर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत 23 लाख करोड़ से ज़्यादा है। हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा बाहर जाता है। अगर ये पैसा अगर देश में अगर बचेगा तो हमारे देश के विकास में उसका कितना योगदान होता है ये आप समझिए। बिल्कुल सही। दूसरी बात, हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल आता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे एयर पोल्यूशन होता है, बहुत होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। 40% एयर पोल्यूशन ये केवल फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि केवल मैं इथेनॉल की बात नहीं करता, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता हूँ। पहली बात, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूँ। जैसे मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के अंदर शुरू की
तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज इलेक्ट्रिक कार की कीमत, इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत देखते हुए आज वो बैटरी की कीमत जो है वो करीब $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। और हमारे पास लिथियम आयन नहीं है और इसलिए बैटरी केमिस्ट्री में रिसर्च हो रहा है कि एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, ताकि हमारा देश उसमें आत्मनिर्भर बने। फिलहाल हमको लिथियम आयन बैटरी में जो सेल आते हैं वो बाहर से लाने पड़ते हैं। फिर भी हम लोग इलेक्ट्रिक का प्रचार कर रहे हैं। और मुझे याद है कि सबसे पहले मैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात की और लॉन्च की थी तो मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि अगर ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या। उस समय भी कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। आज इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्कूटर, कार, आज मशीनरी भी बन गई, ये बड़ी बड़ी इक्विपमेंट बन गए इलेक्ट्रिक बैटरी पर। अब कोई उसके लिए बोलता नहीं, मतलब हमेशा आपने अपने काम से जवाब दिया है। दूसरी बात, अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो कोई हाइड्रोजन मैं नहीं तैयार करता। मैं ये सब ऑप्शन का इसलिए बात करता हूँ कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और इसके भरोसे हमारा इंपोर्ट खत्म हो और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। अभी हाइड्रोजन पानी से तैयार होता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से। पर वो हाइड्रोजन में 1 kg हाइड्रोजन तैयार करने के लिए हमें 50 यूनिट बिजली लगती है। 50 यूनिट बिजली, 50 यूनिट, हाँ। तो 150 रुपये की बिजली हो गई। तो हाइड्रोजन जो होता है पानी से तैयार करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है। फिर अगर हमने बायोमास या म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डाल दी तो उसमें से मीथेन निकलता है। और मीथेन से अब CNG भी तैयार कर रहे हैं, बायो CNG, जो गाड़ियाँ चल रही है। ऐसे 4000 प्लांट देश में आ रहे, उसके लिए भी मैं उनको लगातार प्रोत्साहित करते रहता हूँ। तो आज उसमें ट्रैक्टर भी चलने लगे। मेरे पास एक ट्रैक्टर है आइशर कंपनी का, वो CNG और डीजल पे चलता है, फ्लेक्स इंजन उसका। अभी कोशिश है कि उसके साथ CNG भी आएगा और इथेनॉल भी आएगा, तो किसान से 1 से 1.5 लाख रुपए बचत होगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो पहली बात तो अब हाइड्रोजन में भी हमें कचरे का उपयोग, बायोमास का उपयोग, अभी ये परली जलती है, ये जलने के बजाय 220 लाख टन परली पंजाब और हरियाणा में होती है और किसान इसको जला देते हैं। अब परली से पानीपत में, वहाँ परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन डांबर बन रहा है और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बन रहा है वहां के परेली से। हाँ, 78,000 टन एविएशन फ्यूल पर ईयर बनेगा। कुछ काम चालू हो गया। और आपको पता होगा कि मैंने NHI में नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड हमने बिटुमिन, बायो बिटुमिन से बनाया और दैट वाज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब हमारे देश में 120 लाख बिटुमिन लगता है। इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है, यानी 60 से 70 लाख टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्या हमारा देश में अगर बिटुमिन हमारे किसान तैयार करते हैं तो ये परली का भाव 2,500 रुपये टन हो गया, ये पैसा किसानों को मिला, तो क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होगा। क्या परली जलना रुकना नहीं चाहिए? बिल्कुल। जिस परली के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता कहा जाता है, वो मैं 2 चीज़ों की बात करता हूँ कि एक कहता हूँ कि नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात जो है वेस्ट टू वेल्थ, जैसे ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, अभी हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड में डाल दी। ये दिल्ली के गाजीपुर वगैरह टेकड़ी के 8-8 मीटर हाइट हमने कम कर दी। अब उसी वेस्ट को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेगी। और ऑर्गेनिक वेस्ट अगर हम बायोडाइजेस्टर में डालेंगे तो मीथेन निकलेगा, मीथेन से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे ट्रक बसेस चलेगी। अब NHI के तरफ से हम 10 रोड पर ऐसे प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें टाटा है, वॉल्वो है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, रिलायंस है, ये सब को लेकर वॉल्वो है। हम 10 रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस विथ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन चला रहे ताकि देश आत्मनिर्भर बने। और हाइड्रोजन, आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है,
अगर हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और ये जो बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा ये $1 पर केजी बनेगा। $1 पर केजी? हाँ, ऐसा मेरा उद्दिष्ट है। Okay. कोशिश चल रही है क्योंकि कचरे से बनेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट 0 है। ये पूरे गाजीपुर की टेकड़ी के कचरे का हाइड्रोजन बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं इथेनॉल की बात बताता हूँ। 45,000 अभी ये इथेनॉल जो बनाते हैं, ये पहली बात शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है, पर्ली से इथेनॉल बनता है। अब हमारी शुगर इंडस्ट्री मरने की कगार पर है क्योंकि शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस। हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं राइस को रखने के लिए क्योंकि हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट से 1.5 गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया है। इसके कारण इनके भाव ही नहीं बढ़ते और किसानों को मुनाफा नहीं मिलता। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो बिहार और यूपी में इतना मक्का बढ़ा कि मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल मार्केट प्राइस और एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल। जैसे हमने इथेनॉल शुरू किया तो बिहार और यूपी में मक्के का भाव 2600 से 2800 रुपये क्विंटल पहुंचा और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। क्या हमने ये नहीं करना चाहिए? देश के किसान, गरीब किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका नहीं फायदा होना चाहिए? क्या हमने बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए तेल? शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है। और ये देखिए, मैं तो पहले से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की 2004 से बात कर रहा हूँ और इथेनॉल आने के पहले ही मेरी एक शुगर फैक्ट्री है और उसमें हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, वैसे भी अल्कोहल बेचते हैं। तो मैं पूरे 550 इंडस्ट्रीज में हमारा नंबर 350 के बाद आता है। हम 1.5 लाख लीटर बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। और मेरा इथेनॉल बेचने के लिए मैं तो अल्कोहल बेचता है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं गया बेचा तो। पर देश के हित में ये लाया गया है, कोई मेरा इसका कोई फायदा नहीं है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, कोई मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन की बात, ये मेरे खिलाफ ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है, कोई राजनीतिक है और कोई लॉबीज कर रही है। और इसमें पहली बात, मैं दूसरी बात पूछता हूँ। ब्राजील में 1954 से इथेनॉल पे गाड़ियां चल रही। 1954 या 1970? 1954 से शुरुआत हुई, 1970 से 100% इथेनॉल पे आई। ओह अच्छा। जिसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। टोयोटो, मर्सिडीज, हुंडई, जितनी कंपनियां, उनकी पूरी ब्राजील में गाड़ियां हैं, 100% इथेनॉल पे चलती है। और ब्राजील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ऐसे हजारों पंप है और चॉइस है कंज्यूमर को कि वो इथेनॉल डाले या पेट्रोल डाले। हाँ, यही मैं पूछने वाला भी था कि ब्राजील में ऑप्शन होता है कि या तो इथेनॉल यूज करे या नॉर्मल वाला पेट्रोल। लेकिन क्या ऐसा है कि भविष्य में हम नॉर्मल वाला ऑप्शन खत्म करके सिर्फ इथेनॉल वाले ऑप्शन ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को तय करना है, उसके अंडर में है। मेरा व्यक्तिगत मत अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। इसके बारे में मैं तो कोई घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये जो फ्लेक्स इंजन बना है, देखो आपको बताओ, अभी मारुति सुजुकी कंपनी है, जापानी है, ये क्या विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे? कोई नहीं। अब उनकी गाड़ी 100% वैगनआर करके गाड़ी है, 100% इथेनॉल पे है या 100% पेट्रोल पे है। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपये लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे और किसानों को फायदा होगा। तो आपको चॉइस करना। अब ये टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, ये सबके मॉडल फ्लेक्स इंजन क्या है। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने 100% इथेनॉल की मोटरसाइकिल लाई। तो क्या ये ऐसी कंपनी है कि विदाउट टेस्टिंग खराब होते होंगे? अब बात आई कि अभी तक इथेनॉल में 20% पेट्रोल में इथेनॉल डालते हैं। अब पेट्रोल में डालने के बाद ये 27% तक डाल सकते, ब्राजील में है, पर 20% डालने के बाद उसके लिए जो पुराने मॉडल्स हैं उसमें जो मेटल वॉशर्स है वो बदलकर रबर वॉशर लगते हैं। ये 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? अभी इसमें बड़े प्रमाण पर अभी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां है उसमें केवल 20 से 27% तक डाल सकते हैं। अभी 20% तक गाड़ियां चल रही, अभी सरकार ने 20% तक किया हुआ है। इसकी ट्रायल हुई, टेस्टिंग हुई, इसका ARI की रिपोर्ट आए
सब गाड़ियों कंपनी ने टेस्टिंग किया, ये बड़ी बड़ी कंपनी है जी। अगर गाड़ियां खराब होती तो ये मूर्ख है क्या, ये गाड़ियां लॉन्च करते क्या? ये बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। ये रेप्यूटेड कंपनी है, सब प्रूवन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोक करके एक चीज़ समझना चाहूँगा सर। अभी जैसे इसमें तो कोई शक नहीं है, आप अपने इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जहाँ इथेनॉल की बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट में, क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बेसिकली हमारा बहुत बड़ा खर्चा होता है। इथेनॉल के आने की वजह से वो खर्चा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जो गाड़ियों में लगता है। पहली बात तो ऐसी है कि हमें केवल इथेनॉल पर नहीं, हमें हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर, इथेनॉल पर, बायो सीएनजी पर, इलेक्ट्रिक के साथ फिर हाइड्रोजन पर, आगे चल के आइसोब्यूटेनॉल पर, जितने जितने स्वदेशी ऑप्शन है सब ओपन करने पड़ेंगे, तब हमारे देश का इंपोर्ट बचेगा। क्योंकि बहुत बड़ा मालूम है जी, इस देश के इकोनॉमी से 23 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और इंपोर्ट, और इसलिए जो ये कंज्यूमर तय करेगा। अब बांबू से भी इथेनॉल बन रहा है असम में। अच्छा, हाँ, बाम्बू ट्री से। हाँ, ब्रोकन राइस पड़ा हुआ है हमारे पास, सस्ते में जाता है, उसको भाव आ गए, किसानों को फायदा हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए सर, जैसे E10, E20, E85, E100, जैसे अगर E100 कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 100% इथेनॉल, उसमें कोई पेट्रोल नहीं है? क्या देखिए, मतलब ये होता है? फ्लेक्स इंजन की बात जो करी, अभी जो गाड़ियां बन गई है उसमें चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारी गाड़ी लेकर तुम जो खरीदी कर रहे हैं उसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। पेट्रोल डालोगे तो 120 रुपये लीटर का रेट है, इथेनॉल डालोगे तो 75 रुपये का आएगा। तो तुम्हारी बचत होगी। अब मेरे पास इथेनॉल की इनोवा है, टोयोटो कंपनी की है, मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, एक भी बार बंद नहीं पड़ी। उसमें पूरा इथेनॉल डलता है? 100% फ्लेक्स इंजन है और है। हाँ। अगर इथेनॉल और पेट्रोल, अगर आधा पेट्रोल डालो आधा तो भी चलता है, कुछ भी डालो। ओके, तो ये कोई आपके चॉइस पर है। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि E25, E20 तक अभी टेस्टेड है, कि अभी जो एग्जिस्टिंग अभी जो भारत सरकार ने ARI में टेस्ट की और OEM के साथ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ की, अभी तक 20% इथेनॉल डाला जाता है। वो वैलिड है? किसी तरह का गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं? मजा है। नागपुर में, महाराष्ट्र में एक लोक सत्ता करके मराठी पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावंडे, नागपुर के। उनने मुझे फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई और मैकेनिक कह रहा इथेनॉल के कारण बिगड़ गई। तो मैंने उनको कहा, अभी नाम ही बता रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप कंपनी की है। बोले डीजल की है कि पेट्रोल की? बोले डीजल की। बोले डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसी गाड़ी इथेनॉल के कारण? आपका मैकेनिक आपको गलत बता रहा। तो कुछ लोग जानबूझकर, कुछ मुझे बदनाम करने के लिए, कुछ हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, कुछ पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा कर रहे हैं। मैं कोई, और इसमें मेरा काय का वेस्ट इंटरेस्ट है? 1 लाख करोड़ के इकोनॉमी में मैं 3 करोड़ का भी इथेनॉल देता नहीं कोई। हमारी पूरी शुगर फैक्ट्री है, हमारा 2.5 करोड़ का है 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी में, और 550 इंडस्ट्रीज हैं, उसमें मैं 350 बात का नंबर पर हूँ। मैं अल्कोहल भी मेरे यहाँ उपयोग में आता है। अभी आज मैं चाहता तो मुझे 1% इथेनॉल करने की भी जरूरत नहीं, मेरे अल्कोहल की भी डिमांड है। मैं ये हाइड्रोजन की बात करता हूँ, मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन की तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं आइसोब्यूटेनॉल की बात कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं इस देश को आत्मनिर्भर भारत बने, ये चाहता हूँ। मैं इस देश का 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद हो, ये चाहता हूँ। मैं दिल्ली जैसे शहर का जो प्रदूषण है, जो 40% फॉसिल फ्यूल के कारण होता है और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उस स्वास्थ्य तक बिगड़ना नहीं चाहिए, उनको मुक्ति मिले, ये मैं चाहता हूँ। मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार अगर कोई नई चीज ला रही है तो उसका मेजर इंटेंट लोगों की भलाई ही होती है। अच्छा, मैं 2004 से इसके ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम नाईक के डेलीगेशन में तब मुझे भेजा था 2004 में। आज मेरी उम्र उस समय ये कम से कम आज 22-23 साल पहले मैं गया था, तब से मैं बात कर रहा हूँ। तब तो मेरी फैक्ट्री भी नहीं थी, तब से बात कर रहा हूँ। और ये देश में परली से CNG तैयार करो, ये बात मैंने कही। आज पंजाब हरियाणा में 300-400 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, CNG बन रहा, उस पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। किसान के 1 लाख रुपए का फायदा है साल का। 1 लाख रुपए साल का? हाँ, वो डीजल का भाव 110 रुपए और CNG का भाव 70-75 रुपए पे कम आता है। हाँ। उसका एवरेज ज्यादा है,
प्रदूषण नहीं है? क्या किसानों का फायदा नहीं होना चाहिए? क्या देश के युवाओं को अल्टरनेटिव बायोफ्यूल के ये फैक्ट्री खुले, लाखों किसानों को फायदा मिला? बिहार यूपी के किसानों के 45,000 करोड़ उनके जेब में गए, मक्के का भाव बढ़ा। आप तो बिहार के हो। जब इथेनॉल मक्के से नहीं बना तो 1200 रुपये क्विंटल भाव आया था। जैसे इथेनॉल से, मक्का से इथेनॉल बना, 2600-2800 रुपये क्विंटल गया और बिहार और यूपी के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो क्या मैं मक्के से बना रहा हूँ क्या कोई? तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि सर ये गैप का रीजन क्या है? जैसे आप जो बता रहे हैं वो सब कुछ ये दिख रहा है कि जनता की भलाई के लिए एक इनोवेशन हो रहा है, जिस इनोवेशन का फायदा बहुत बड़े स्केल पर लोगों को होने वाला है। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया खोल करके इथेनॉल सर्च किया जाए सर, तो कुछ ह्यूज नंबर है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पैसे लेकर लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे उससे कोई बोलना नहीं उनके बारे में, उनका व्यवसाय होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोग न समझते हुए बात कर रहे हैं। आज कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भारत सरकार में खुलासा किया। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ। इथेनॉल का लगान यूज करने के कारण जो पेट्रोल की गाड़ी बिगड़ी, ऐसा एक आधे व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। सोशल मीडिया पे तो कई सारे लोग कहने वाले हैं मेरी गाड़ी में चीटी लगी। बताओ ना यार एक नाम। सोशल मीडिया में जो चल रहे हो तो झूठ बोल रहे ना। तुम बताओ ना, ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं, तुम गाँव सब जगह जाते हो, एक तो आदमी बताओ। मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं आया आज तक। किसी के पास नहीं है। वो सब व्यूज बटोरने के लिए किया जा रहा है। कोई मैं पानी के बारे में, ढकाने के बारे में उल्टे सीधे बातें लगाकर जोड़, देखो पॉलिटिकली राजनीतिक दृष्टि से मुझे बदनाम करने की कोशिश है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। आप पेट्रोल डीजल के कारण आज इतना संकट है देश पर, क्या ऐसी स्थिति में देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमने विदेशों से इंपोर्ट करते रहना चाहिए? और आई हुए ये फॉसिल फ्यूल के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है? ट्रू, बहुत ज्यादा। देखो, मैं सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए बात कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इंपोर्ट घटाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी तो है कि हमें कभी भी कोई भी ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति, अमेरिका जैसा देश आकर के आंखें दिखा देता है, बिकॉज ये कि हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने इंपोर्ट कम किया तो हमको आंख दिखाना बंद करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत में, एनर्जी के इसमें आत्मनिर्भर भारत बने और हम कहीं से कोई इंपोर्ट ना करें और ये पैसा इस देश के गरीब किसानों के जेब में जाए। हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ में किसान और अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 14% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22% है। सर्विस सेक्टर का 54% है। अगर हमने ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर किया, डांबर बनाया, अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता अगर किसान को बनाया तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22 से 24% हुआ। तो बिहार यूपी से, अपने गांव से कोई पटना नहीं आएगा, कोई कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर नहीं आएगा। गांव में रोजगार निर्माण होंगे, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, किसान समृद्ध बनेंगे और गांव में लड़कों को रोजगार मिलेगा। यही बात मेरा सपना है। अभी 2-3 सवाल मेरे मन में आ गए। एक पहला तो ये पूछता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपके अगेंस्ट साजिश है, प्रोपेगेंडा है, तो मैं जहां तक आपको देखता हूं, देख करके समझ पाया हूं, आपके दुश्मन मुझे नहीं दिखते। अपोजिशन में भी आपकी तारीफ ही होती है, तो आपके अगेंस्ट होगा कौन फिर? वो तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा और मुझे किसी का नाम भी लेना रहो, उनकी तकरार भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैंने अब देश में इतने लाखों करोड़ के, आज 12 साल 13 साल से मंत्री हूँ, 25-30 लाख करोड़ के मैं काम कर चुका हूँ। एक आरोप नहीं हुआ मेरे ऊपर। मैं छाती ठोक कर इसलिए बात कर सकता हूँ, देखिए जिस पेड़ को फल लगते हैं उसके ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, कुछ गैर समझ से मारते हैं और कुछ लोग जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, कुछ पेड कैंपेन, ये लॉबीज होती है अलग अलग। अब देखो, ये 23 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है, इसमें इंपोर्ट करने वाले लोगों का फायदा नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। धंधा में बंद कर रहा हूँ ना, वो दुखी नहीं होंगे क्या? वो ऐसे तो लॉबीज होती रहती है। अच्छा, एक कंसर्न ये भी चल रहा है कि ये मक्के की खेती से, गन्ने की खेती से, चावल से ये जो इथेनॉल बनाया जा रहा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 1 लीटर मक्के में बातें ऐसे चल रही है कि 2000 लीटर पानी कंज्यूम होता है। मतलब पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। अपने देश में बाढ़ आती है। हाँ, अब बिहार के हो,
अभी मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा था, बाढ़ के कारण कितना नुकसान होता है। बहुत होता है, वहाँ कोसी नदी मैं में वाटर रिसोर्स मंत्री था। हमारे देश में पावर ग्रिड है कि यहाँ सरप्लस हुआ तो वहाँ पावर भेजो। अब हाईवे, नेशनल हाईवे का ग्रिड है, इधर से उधर जा सकते हो, तो क्या वाटर ग्रिड नहीं बन सकता? मैंने आंध्र प्रदेश में पोलावरम डैम बनाया मेरे समय में, 60,000 करोड़ दिए। 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। इधर नर्मदा आती है गुजरात से, वो समुद्र में पानी जा रहा है। और इसलिए अभी ड्रिप इरिगेशन आया है। अभी कोई ऐसा पानी देते नहीं। अभी एआई है, मेरे खेती में तो एआई है, तो पानी का यूज भी 50% हो गई। और ज़्यादा पानी देना खेती के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं तो एआई से पानी का क्या करें? दूसरी बात, मुझे वाटर कंजर्वेशन पर टोटल मुझे 17 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है। 9 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली, महाराष्ट्र के सभी कृषि विद्यापीठों की मुझे डिलीट मिली है वाटर कंजर्वेशन पर। ओके। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मेरे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में। मैं इसके लिए काम करता हूँ, मैं आपको किताबें दूंगा उसके। अभी हमने 5,000 लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई। और इसलिए मेरा कहना है कि बाढ़ नहीं होना चाहिए और पानी का एक्सेस यूज भी नहीं होना चाहिए। अब क्रॉप पैटर्न में आखिर किसान का भला हो, गांव गरीब मजदूर किसान का भला, वो बातों को, भूमिका को हमने स्वीकारना चाहिए। अब उसको तय करने दो। उसको चावल में फायदा तो चावल लगाएगा, गेहूं में फायदा तो गेहूं लगाएगा, मक्के में तो मक्के में, गन्ना है तो गन्ना लगाएगा। क्या किसान के हाथ में 2 पैसे नहीं आने चाहिए? हमारे गांव स्मार्ट विलेज नहीं बनने चाहिए? गांव में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं आनी चाहिए? गांव में युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? सब पटना में भाग के आए, सब दिल्ली में, ऐसा हो? क्या विकास का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, यही सही दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब ये मक्का गन्ना इतना पानी लगता है इनको उपजाने में, और ये बड़ी तादाद में उपजाए जाएंगे, तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी देश में? क्यों होगी? ऐसा होगा? मैं जब आपको बता रहा हूं, तुम एक हिसाब करो कि हमारे देश का कितना पानी समुद्र में चला जाता है। ये कौन सा पानी है? अगर ये पानी बाढ़ में आपका कितना नुकसान होता है, गांव में घुस के कितने घर, लाखों करोड़ का नुकसान होते हैं। अगर ये पानी का वाटर ग्रिड तैयार करके, ये बात जरूर है कि एक्सेसिव वाटर का यूज जमीन में नहीं करना चाहिए। पर आपको एक पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ के नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण हुआ और पानी जमीन के अंदर गया। तो मेरे यहाँ 5 कुएं, 7.5 के साथ 5 पंप है। तो मेरा पहले 1 घंटा चलता था, अब 7 घंटे 8 घंटे पानी चल रहा। ओके। क्योंकि मैंने पानी जमीन में डिपॉजिट किया। अच्छा, जो पानी मैं क्रॉप के दूंगा वो पानी गायब होता है क्या? क्रॉप यूज करेंगे। गन्ना जो पानी देते हैं उसमें से समझो कि अगर 10 लीटर पानी गन्ने को मिला तो गन्ना 1 लीटर का लेता होगा पानी, जो उसकी वाफ होती होगी। 9 लीटर पानी तो जमीन के अंदर जाता है। तो आप जमीन के अंदर पानी जाता है, उसकी लेवल बढ़ती है। जैसे आप रिटायर्ड होने के पहले आप कमाई कर करके पीएफ फंड जमा करते हैं, आखिरी में रिटायर पर डिपॉजिट रख के ब्याज पे चलते हो। वैसे पानी बाद में मिलता है। पानी क्यों गायब होता है क्या? जैसे एनर्जी, एक साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक से, और एक एनर्जी दूसरे कन्वर्ट होती है। वैसे पानी भी उसका ज्यादातर प्रमाण जमीन में जाकर फिर जमीन से बाहर निकलता है। तो आप कह रहे हैं पानी कहीं जाता नहीं है? सर, मैं जो फसल, पानी के बाढ़ों के कारण नुकसान बिहार यूपी में हो रहा है। ये तो आपको पता है ना? बिल्कुल सही। कितना नुकसान हो रहा। अगर उसका नियोजन हुआ तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह सच है कि एक्सेसिव उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी ड्रिप आया है तो एकदम जो पानी है वो जितना यूज करते हैं उससे 10% पे आएगा। ड्रिप के बाद एआई आएगा तो 10% में और 10% में आएगा। 10% जो यूज होगा उसमें से 1 लीटर पानी की अगर वाफ हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, तो 9 लीटर पानी तो जमीन के अंदर जाएगा। ओके। तो उस वाटर को निकालने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, मशीनरीज चाहिए। लोग कुएं कर रहे हैं। कहीं तो 30 फुट पे पानी लगता है, कहीं 450 फीट में पानी लगता है। अगर वाटर कंजर्वेशन, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, तो जल्दी में पानी मिल जाएगा। मेरे घर पर आओ देखने के लिए। मैंने घर के नदी का खोलीकरण किया, मेरे कुएं में पानी नहीं था, जमीन इरिगेशन नहीं हो रही थी,
अब मेरा पूरा 60 एकड़ जमीन इरिगेशन हो गई। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करते रहता है और लोगों को गुमराह करता है। जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, उसकी ये कहानी है। और हम लोग हर आदमी जवाब काहे के लेते हैं? क्या एक ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है? जैसे जनता कंफ्यूज है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज, मुझे बताइए, एक भी अखबार वाला, एक भी टीवी वाला एक शब्द नहीं छापता। सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। सोशल मीडिया में तो कोई जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है वो भेजते रहते हैं, वो भी सेम लोग हैं। ये एथेनॉल का आइडिया वैसे आया कहाँ से आपके पास? मेरे पास नहीं आया, ये ब्राजील से आया। अच्छा, ये ब्राजील से। अमेरिका में इथेनॉल बनता है, ये पता है आपको कौन से है? नहीं, ये नहीं पता मुझे। बड़े प्रमाण पर है, अनेक देशों में बनता है, थाईलैंड में बनता है। तो वहां और ये ब्राजील ने इसकी शुरुआत की, और ब्राजील में 1970 से 100% इथेनॉल पे, फ्लेक्स इंजन पे। अभी तो जॉन डियर ने ट्रैक्टर बना दिया 100% इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन। तो अगर 1970 से इंप्लीमेंट कर फ्लेक्स इंजन का मतलब बता दो क्या है? 100% इथेनॉल यूज करो या 100% पेट्रोल यूज करो, ऑप्शनल हो गया। चाहो तो इधर आ जाओ या फिर मैं तो ये कह रहा हूँ ना भाई, जिसको करना यूज करो, नहीं करना वो ज्यादा, जिसके पास पैसे वो डालो, पूरा पेट्रोल डीजल डालो। तो ब्राजील के अलावा दुनिया के और कौन से देशों में ये इथेनॉल वाला ऑप्शन है? नहीं, अभी ये थाईलैंड में यूज होता है, वहां भी 100% वाला ऑप्शन है? नहीं, अभी वहां भी बनी हुई है गाड़ियां। अच्छा, अनेक जगह देखो क्या हुआ है, अमेरिका के पास इतना गैस और क्रूड ऑयल है कि उनका पेट्रोल सस्ता है, और बाजू से कनाडा से लाइन आई हुई है, वो तो बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं कि वो अपना स्टॉक बचा के रखा है, तो वो उनको जरूरत नहीं है करने की। देखो आपको एक बात, टोयोटो, सुजुकी जापानी कंपनी है, हुंडई कोरियन कंपनी है, टाटा महिंद्रा इंडियन कंपनी है, ये सब कंपनियां, बाद में हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस 50% पर एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्या चिल्लर लोग हैं क्या? 20 पर ये गाड़ियां जब ला रहे फ्लेक्स इंजन की, तो क्या मेरे कहने पे ला रहे क्या? इनका एक ब्रांड है जी, इनके शेयर की बड़ी बड़ी कीमत है, जिन्होंने सब टेस्टिंग किया तब वो ला रहे हो। हाँ, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इनका ही प्रोडक्ट खराब हो जाए। वो तो मर जाएंगे सर। आज आपके मारुति सुजुकी कंपनी का सेल कितना है? अगर ये उनकी गाड़ी फेल हो जाएगी, ये जापानी कितने स्ट्रिक्ट है नॉर्म में। आज एक अभी मेरे नाम से अभी लाया कि जापानी एम्बेसडर मुझे मिलने के लिए आया, उसके ऊपर उसने उल्टा डाल दिया सोशल मीडिया में। अच्छा, अब हाइड्रोजन वाली गाड़ी से पहले मैं जरा ईवी के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी आज की ही न्यूज़ है कि अब 2026 से शायद 3 व्हीलर्स जो नए बिकेंगे वो पूरी तरीके से ईवी वाले बिकेंगे, और उसके बाद 27 या 28 का शायद ये है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी ईवी वाले ही आएंगे। ऐसा होने वाला है? ये दिल्ली सरकार का निर्णय है, ये दिल्ली सरकार के लिए है। उन्होंने कहा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये अभी इसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक, उनका अधिकार है, उनका निर्णय, उनकी पॉलिसी है। तो क्या फ्यूचर में ऐसा पूरे देश में भी होने वाला है? साहब, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में जो जो उपाय है वो देश ने करने चाहिए। हाइड्रोजन करे, मिथेनॉल करे, इथेनॉल करे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक करे, बायो सीएनजी करे, जो भी करना है करे। ये देश का इंपोर्ट खत्म होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का प्रदूषण खत्म होना चाहिए, किसानों का कल्याण होना चाहिए, और गांव के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और था मेरा आपके, हालांकि वो पुराने वीडियो हैं जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपये पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बता दो क्या कहा, क्योंकि यही भी बात कभी कभी हुई। अभी मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, अभी बाहर खड़ी, आप जाके देख लेना, ठीक है, चला भी लेना, ठीक है, बैठ के। वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालते हैं, 100% पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब इथेनॉल का रेट है 75 रुपये। वो गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है, ऑटोमेटिक 60% बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स, ओके। पेट्रोल डालो या इथेनॉल तैयार करती है। तो पेट्रोल और डीजल की इनोवा का जो एवरेज है और इसके एवरेज में अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का कीमत 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है, इतना एवरेज उसमें मिलता है। एक तो इथेनॉल के कारण बचत, और 60% एवरेज फुकट में है क्योंकि वो बिजली तैयार कर रहा है। अच्छा, तो शायद वो रील कट के निकला होगा कि 15 रुपये आ जाएगा, ऐसा कुछ। 25 रुपये आज ही आता है ना, आप जाके अभी यूज करके देखो ना,
वो बाजू गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, टोयोटो कंपनी की है, हाँ मैं जाऊंगा आपसे बात करने। और 100% इथेनॉल पे चलती है, और चलते चलते पेट्रोल पे भी चल सकती है, चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है चलते चलते ही, तो वो कॉस्ट होगी 0। ठीक है। और इथेनॉल का रेट 75 रुपये, तो 40 किलोमीटर केवल इथेनॉल 75 के भाव से, और पेट्रोल लेंगे तो 120 रुपये के भाव से पूरा, तो कॉस्ट फर्क होती ना, तो इसके कारण पैसे बचते हैं। 60% तो फुकट मिल गया। तो कब तक का ये प्लान है कि देश में पूरी तरीके से इथेनॉल अवेलेबल हो जाएगा, इंफ्रा भी डेवलप हो जाएगा? अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन पंप्स पे मिलने भी तो चाहिए। अभी 350 पंप डाले, उसमें क्या हुआ कि जब ये पॉलिसी आई तो 20% तक इथेनॉल पेट्रोल में डाला तो जीएसटी 5%, और 20% से ऊपर गया तो 18%, तो 18% लगा तो रेट बढ़ता है वो, बिल्कुल बढ़ गया। फिर हमने अभी रिक्वेस्ट की है फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई ये आप 100 के लिए एक ही जीएसटी लगाइए। फिर उसके बाद वो पंप खुलेंगे, 350 पंप इंडियन ऑयल ने खोले हैं, पर अब वो रेट ज़्यादा होने के कारण लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके। दूसरा कैफे नॉर्म का अभी आने का बाकी है, वो आ जाएगा, तो कुछ तो उसके कानून बन गए सब, उसके ऊपर करना है। तो उम्मीद कब तक ये लागू होने का संभावना है, ऐसा कुछ? मुझे लगता है 2-4-6 महीने में काफ़ी बातें आगे चली जाएगी। अच्छा, 2-4-6 महीने में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है 2-3 साल लगे। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, और सबके बारे में मैंने बोलना उचित नहीं है, पर ये धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। और ईवी पर जैसे आप काफ़ी जोर दे रहे हैं, तो ईवी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है, हर जगह चार्जिंग की बेसिकली सबसे बड़ी समस्या होती है। एक बात बताओगे, आपको जब से सबसे पहले मोबाइल फ़ोन आया तो मैंने एरिक्सन का एक मोबाइल लिया था 1.25 लाख का, सोनी एरिक्सन। अच्छा, एरिक्सन अलग है। सोनी एरिक्सन शायद, और तब वो चार्जिंग करने में हर मोबाइल को अलग चार्जर लग रहा था। अब डिमांड एंड सप्लाई का गणित है, जैसे मोबाइल फोन सस्ते हो गए, आपको मालूम है मैं पहले ट्रंक कॉल करता था नागपुर से मुंबई, तो 136 कहते उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कॉल, 136 रुपये लगते थे उस समय। अब मैं 40 पैसे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई आएगी वैसे सेंटर खुलेंगे, ये होता ही है सर। अब कहीं भी ऑफिस खोल दो और अगर 2-4 हज़ार लोग आते, नीचे में समोसा, आलू भंडा, चाय वाले वैसे ही खड़े हो जाते, क्योंकि ग्राहक आते ना नीचे। तो डिमांड एंड सप्लाई है। अभी ये पहले अखबार चलता था, फिर टीवी चलने लगे, फिर आप जैसे लोग की अब चलती है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आपके खत्म होगी, चौथा कोई आएगा। तो यह समय के साथ बदलते रहता है। लोग होशियार है, जो आते हैं उसको अडॉप्ट करते रहते हैं। दुनिया बदलती है जी। अभी आज आपने जो कोट सूट पहना हुआ है, आपके पिताजी बिहार के, वो क्या पहनते थे? ऐसे थोड़ी पहनते थे, जर्सी वगैरह, नॉर्मल प्लेन शर्ट, प्लेन पैंट। समय के अनुसार जो बदल होता है वही होता है। ठीक है। तो एक उम्मीदन इसके बारे में बात कर सकते हैं कि पूरे देश में इंफ्रा कब तक रेडी हो जाएगा ईवी के लिए? सब तैयार है सर। अभी देखो, पहली बात ये भी एक गलत फहमी है। अभी एक स्कूटर बजाज और टीवीएस ने स्टडी किया, वो एक स्कूटर दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज टीवीएस बड़े कंपनियों की, वो 125 किलोमीटर के लिए है। तो रात को घर में आके प्लग, उनको चार्जर मिलता ही है स्कूटर को, रात को लगा देते खींचो चार्ज, तो उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर कार एक दिन में मैक्सिमम 60-70 किलोमीटर चलती है। अब 300, 350, 450 किलो एक बार चार्ज, रात को घर में आई, लगा दिया, चार्ज हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग खोल चार्जिंग स्टेशन। अब ट्रक आ रही, बसेस आ रही। आप मुझे बताइए, जब पहले मैं इलेक्ट्रिक लाया तो यही लोग मुझे कहते थे धक्का मारना। अब दिल्ली में एक जितने घुमा बाहर निकलो सब इलेक्ट्रिक बसेस है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आने वाली है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई। कोई मैंने कहा क्या ले करके है? मैंने, आप ये पत्रकार जो मुझे पूछते थे कि बंद पड़ेगी क्या, अब मेरे पास उसमें से लोग मिलते हैं कि आउट ऑफ टर्न वेटिंग लिस्ट है, मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे मिलने के लिए आते हैं। तो अभी तो ईवी पर सब्सिडी भी खत्म होने वाली है, तो ईवी की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी? सर ऐसा है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, तो गाड़ियां कंपनी खुद कम करेंगी। कंपटीशन होती है तब कॉस्ट कम हो जाती है। जब नया डिजाइन, नया मॉडल आता है, कॉस्ट बढ़ा देता है।
देखो आप मॉडल बदलते रहते, क्यों? सभी मॉडल चलते हैं जी, पर नए आपको क्या लगता है? अभी पहले गाड़ी पुराने गाड़ी का मॉडल लेता है, आपको लगता है नहीं साला नया लेना चाहिए, बड़ा अच्छा है, फिर दूसरा लेते हैं, वो 2 साल का तीसरा लेते हैं, फिर वो बेच के चौथा लेते हैं। तो सेकंड हैंड गाड़ियां बाजार में लाइन में लगी। अब हमारे यहाँ रोटी ये करने वाला भी अपना गाड़ी है, उसमें आता है। अच्छा, ईवी से एक सवाल ये निकलता है कि जैसे आपने कहा कि हमको इंपोर्ट कम करना, और सही बात है, इंपोर्ट कम करना भी है, लेकिन अगर ईवी गाड़ी जितनी ज़्यादा होंगी देश में, ईवी में लगती है बैटरी, और बैटरी आता है चाइना से, तो हम एक तरफ तो एथेनॉल के केस में चलो हम पेट्रोल का इंपोर्ट, क्रूड का इंपोर्ट कम होगा, लेकिन इस केस में हमारा बैटरी का इंपोर्ट नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, बैटरी में केवल सेल जो होते हैं वो बाहर से आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 5-7 कंपनी है, पैनासोनिक है, रिलायंस है, अडानी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेल भी बन जाएंगे। ओके, धीरे धीरे एक सेमीकंडक्टर कितने बड़े प्रमाण पे हम तैयार कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, एक समय चाइना से हमारे मोबाइल फ़ोन आते थे, अब सबसे बड़े नंबर पे मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलता है सर। आपने एक चश्मा पहना हुआ है, ये डिज़ाइन अच्छा है, टीवी पर देखेंगे लोग कि ये देखो भाई सिन्हा साहब ने कौन सा चश्मा पहना, साला ये चश्मा डिमांड बढ़ गई तो ये चश्मा बनने वाला ये डिज़ाइन धनाधन बना के मार्केट में डालेगा। ऐसे ही मार्केट चलता है। ओके। अब आपकी वॉच अलग है, देख रहे लोग, अब ये वॉच आए तो ये लोग लेंगे, जैसे डिमांड बढ़ेगी वो फैक्ट्री वाला धनाधन प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और अगर मांगनी डिमांड बंद हो गई साला प्रोडक्शन बंद करके दूसरा चीज बनाएगा। आपने लेकिन पूरा स्कैन कर लिया मुझे, कपड़े जूते वॉच, ठीक है। अच्छा, एक डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर की बात आपने करी, पानी को लेकर के यहाँ तो जेन्युइन समस्या है कि देश में जैसे जैसे डेटा सेंटर खुलेंगे, अब डेटा सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि एक डेटा सेंटर एक छोटे शहर में जितना पानी का कंजम्पशन होता है लोगों के द्वारा, पूरा का पूरा हो गया। वो दूसरी बात तो सर, हाँ, मैंने 8 साल पहले टॉयलेट का पानी बेचा है। हाँ, कैसे? मैंने उसको रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट के लिए मैंने उनको पानी दिया, और अभी 325 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। टॉयलेट का पानी शुद्ध करके मैंने बेचा। अब मैं बताता हूँ, मथुरा में मैंने हाइब्रिड वाटर रिसोर्स मंत्री था, 80 mld स्लज गंदा पानी को शुद्ध करके, वो अपनी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, मैंने एक टेंडर निकाला, 80 mld स्लज से पानी निकाला उन्होंने। पहले मैंने पूछा इंडियन ऑयल वालों को, तुम कितना पानी लगता है, कितना खर्चा करते हो? 25 करोड़ साल के। मैंने बोला आप ऐसा करो 20 करोड़ दो, 5 करोड़ आपकी बचत करो, मैं पानी देता हूँ। ये त्रिवेणी में पानी शुद्ध करके देते, 20 करोड़ उसको मिल रहे। मैंने हाइब्रिड एन्युटी ने 40% सरकार के, 100 रुपये का प्रोजेक्ट मैंने 40 से ही दिए, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग लगाया, और मथुरा का पूरा स्लज से पानी निकाल के बेच दिया। अब रेलवे की गाड़ी धोने के लिए, ट्रक धोने के लिए, बसें धोने के लिए, टॉयलेट में, गार्डन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये इतना पानी रिसाइकलिंग हो सकता है। इसके लिए आप नहीं बोल रहे हो, बात नहीं हो रही इनके बारे में, नहीं होती नहीं कभी नहीं है इसके बारे में। नहीं, इसका कारण क्या है? हमारा फोकस ठीक नहीं है। हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, हाँ आओ तो देखो कि टॉयलेट का पानी बेच के 325 करोड़ है। अब पूरे देश के पूरे नगर परिषद और महापालिका का पानी अगर शुद्ध किया तो कितना वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये दिल्ली में कैसे नाले गंदे, यमुना में पानी जाता है, उसको हम बचाएंगे, उसको रिसाइकलिंग करेंगे। ये कचरे को मैंने 2027 तक देश का पूरा जो लीगेसी सॉलिड वेस्ट है उसको मैं खत्म करूंगा और NHI के रोड में डालूंगा। मैं स्वच्छ भारत अभियान कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कर रहे हैं? मतलब कचरे से रोड बन रहा है, ये सुनने में भी अजीब लगता है, वो कैसे रहा है? प्रॉब्लम यही है कि हम आपको बता नहीं पाए। ये दिल्ली मुंबई हाईवे, ये UR टू दिल्ली का, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये डोलारो अहमदाबाद हाईवे, हमने ये गाजीपुर की टेकड़ी की 7-8 मीटर हाइट कम की, कचरे को सेग्रीगेट किया, और एक विशिष्ट प्रकार का जो कचरा था वो लेकर रोड में डाला, और अभी तक मेरे डिपार्टमेंट ने 80 लाख टन कचरा रोड में डाला। आपको मालूम नहीं होगा, ये कमी हो सकती है। और ये जो झूठी बातें रोज चलती है वो बराबर चल, इसमें व्यूज भी ज्यादा आते हैं ना। हाँ, इस वाले में व्यूज ज्यादा आते हैं कि ये इथेनॉल में देखो ये इश्यू हो गया, गडकरी जी ने ऐसा कर दिया, अब देश का नुकसान हो जाएगा, गरीब किसान मर जाएंगे।
इसमें व्यूज ज्यादा आएगा। झूठी बातें, पर लोगों को अगर आप जैसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं और जो मेरी बात सुनेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन, जैसे मैं आपको बताऊंगा, मुझे देश अच्छी तरह जानता है, मेरे 6.5 करोड़ फॉलोअर है सोशल मीडिया पर, और मैं जो भाषण देता हूँ लाखों करोड़ों सुनते हैं। मेरा आपका इंटरव्यू देखना आप डाल दो कितने लोग सुनते हैं। लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। ये 2 4 5 लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, मैं ध्यान नहीं देता इसके तो छोड़ देता हूँ। कुछ पॉलिटिकल है और कुछ है, उनको बेचारे को भी रोजगार मिला है, तो मैं काय के लिए उनके रोजगार को निकाल चल ले दो। अच्छा, थोड़ा हाईवेज पर बात करूंगा। हाईवेज बेसिकली आपका कोर इंटरेस्ट रहता है। जब हाईवे बनता है तो आप 160 पर चलती हुई गाड़ी में टेस्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, 160 पर चलती हुई गाड़ी में जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो मिसेस गडकरी वो कभी कुछ कहती नहीं है कि रिस्क ले रहे हैं तरह 160 की स्पीड में गाड़ी चल रही है? सर गाड़ी में तो अभी हमारे पास ऐसा है कि रोड कैसे बने हैं, उसकी राइडिंग क्वालिटी कैसी है, क्रैक हुई है क्या। मैं पिछले 2 महीने से पूरे देश के स्टेट का, आज भी मैंने 6 घंटे रिव्यू किया। आज मेरा रिव्यू था इसका अपना झारखंड का और उत्तराखंड का, पूरे एक एक प्रोजेक्ट का रिव्यू किया मैंने। देखो प्रश्न ऐसा है कि जब क्वालिटी चेक करनी है, जैसे आपको कोई चीज है मजबूत है कि नहीं है, तो बोलते ये 100 किलो के लिए अच्छी है, तो एक्सट्रीम कंडीशन तक जाके चेक तो आप क्या करते, 140 लगा के वजन उसको फेंकते, टूटती है क्या देखते हैं। अब ये कुर्सी है, अब मेरा वजन 89 है, मैंने 46 kg वजन कम किया है। अब ये मेरे वजन के लिए ठीक है, पर कभी इसकी टेस्टिंग करनी है तो 150 किलो वालों को बिठा के 2 बार मार देख क्या होता है, टूटती है क्या, ये टेस्टिंग करते हैं। वैसे टेस्टिंग है। फिर एक ने बोला कि 170 पे गए तो आरटीओ ने क्या किया, अरे ये भी बात आई थी, रोड चालू ही नहीं हुआ, रोड अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, रोड ओपन होने का था, रोड बना था, मैंने टेस्टिंग किया। 40 kg कम किया आपने? देखो इसलिए टेस्टिंग किया कि उसकी राइडिंग क्वालिटी में अंदर में जो एयर सस्पेंशन होता है या गाड़ी का, उसके आधार पर कितने कंफर्ट्स है नहीं है, ये चेक करने के लिए गया। एक कुछ टाइम पहले वीडियो आया था, शायद वो दिल्ली मुंबई हाईवे का था, कि गाड़ी जब जा रही है तो हालांकि गाड़ी हाईवे तो प्लेन होता है, लेकिन वो वहां पर कुछ था तो गाड़ी जा रही है ऐसे उड़ के पास हो रही है। इस पर हमने एक रील भी किया था कि मतलब हाईवेज पर गाड़ियां उड़ उड़ के जा रही हैं। सर ऐसा है, वहाँ एक कुआं था पहले, तो उन्होंने क्या किया कि वो कुएं में मिट्टी डाल के डूब दी, फिर उसके ऊपर रोड बना दिया। वो गलती ध्यान में आई तो उसके ऊपर थोड़ा ऐसा लेवल बना था। तो गलती ध्यान में आने पर क्या करते हैं आप? हाँ, कार्रवाई करते, टर्मिनेट करेंगे, रस्टिकेट करेंगे, जो होगा वो करेंगे, रगड़ देंगे उनको। ये देश के एसेट है, गलत काम को हम टॉलरेट नहीं करूंगा। ये बात तो है, ठोक दूंगा। तो ऐसे हाईवेज में ऐसी गलतियां कितने % मिलती रहती है? अभी हमारे पास एक गाड़ी आई, उसका जो व्हीकल है वो हमको राइडिंग क्वालिटी सब दिखाता है। यानी एक हमारी गाँवरानी भाषा में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी पूरा एक्सरे निकल जाता है, कपड़े भले उसने पहने हो हम सब देख लेते हैं। तो अभी पूरा ओपन हो गया, कोई बदमाशी नहीं कर सकता। आप हमारे डिपार्टमेंट में जरा किसी को पूछो आप कैसी हालत, सब लोग डरे हुए हैं, सब एक्सपोज हो गया ना, सच सामने आ गया, छोड़ता है नहीं मैं। एक बार पूछ तो लो क्या हालत है करके। अब अगले साल देखना कैसे रोड रहेंगे, क्या होगा ऐसा अगले साल? एक जगह प्रॉब्लम नहीं आएगा जी, बढ़िया। अब मैं लाखों करोड़ में, इसका मतलब एक आधे बार कहीं गलती होती है, कुछ कमियां रहती है, ऐसा नहीं है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, जो काम करता है उससे गलतियां होती है। बट इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, सैक देम। अच्छा, सवाल ये भी उठता है हाईवेज को लेकर के कि हाईवेज तो बहुत बने देश में, लेकिन साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ते चले गए, लोगों की सेफ्टी को लेकर के सवाल उठता है, तो उसमें आपका क्या एक्शन प्लान है? नहीं देखो, पहली बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि एक्सीडेंट बढ़े हैं, और उसमें से मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। इस देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं, और 12 साल मैं प्रयास करने के बाद भी इसमें मुझे जैसी चाहे वैसी सफलता नहीं मिली। एक ही मेरा ब्लैक साइड है डिपार्टमेंट की, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इसलिए हमने अभी आज लैंडस्लाइड्स, एक्सीडेंटल स्पॉट
50,000 करोड़ से ज्यादा इसको इंप्रूवमेंट करने पे खर्चा किया। हम सुधार रहे उसमें, पर इसमें 4 प्रकार की बात है। रोड इंजीनियरिंग जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको सुधार रहे हैं, DPR परफेक्ट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने 6 एयर बैग लाई, बेल्ट मैंडेटरी किया, मोबाइल पर बात नहीं करना, हेलमेट पहनना। अब लोग ये तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरे सुधार किए। फिर इन्फोर्समेंट कानून अच्छा लाया, उस पे ऊपर कार्रवाई की। और चौथी जो है कि हमारे लोग रास्ते में कुत्ते इधर से उधर जाके क्रॉस करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, मोबाइल फोन पे बात करते हैं, अपने जीवन के खेलते हैं। इनका प्रबोधन करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। पर मैं हमारी जिम्मेदारी मानकर अमिताभ बच्चन के साथ हर बार हम कार्यक्रम करते हैं, अक्षय कुमार से लेकर सब लोगों ने कैंपेन किया और रोड सेफ्टी का महत्व हमने गीत तैयार किया। ये जो शंकर महादेवन ने 22 भाषा में निकाला है, बहुत सुंदर गीत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारा गीत तुम्हारे इस पे भी लगाओ। ठीक है, यहाँ पे प्ले कर देंगे। हाँ, प्ले कर दो ताकि लोगों को इसका महत्व समझे। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो एक्शन प्लान क्या है ये एक्सीडेंट्स को? रोज चल रहा जी, मेरा पूरा लाइफ मैंने इस काम के लिए दिया। पूरा धीरे धीरे सब ब्लैक स्पॉट निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर मैं देखो झूठ काम बोलता नहीं हूँ कभी, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि सब प्रयास करने के बाद में भी ये एक सब्जेक्ट है उसमें जो सफलता चाहिए वो मिली नहीं, क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना, मीडिया के सहयोग के बिना नहीं होगा। ये मोबाइल फोन पे बात करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। और अभी हमने एक अच्छी योजना लाई है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और उठाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उस व्यक्ति को हम राहवीर कहते हैं, उसको 25,000 रुपये अवार्ड देते हैं। और कोई भी रोड पर, नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे, सिटी रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, अगर उसको लेकर अगर हॉस्पिटल पहुंचाते किसी भी हॉस्पिटल में, तो हमारी वेबसाइट है, उसमें तुरंत अप्लाई करें। उसका 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम उसको इंश्योरेंस के रूप में तुरंत देंगे। जिस आदमी ने पहुंचाया है उसको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको 1.5 लाख रुपए मिल, उसको 1.5 लाख रुपए तक। तो भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों के, क्योंकि ये रिपोर्ट में आया कि 50,000 लोगों को अगर जल्दी उस समय अगर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा तो उनकी जान बचेगी। इसलिए हमने स्कीम लाई है। ये अच्छा स्टेप है। ओके, अच्छा, ये बेसिकली पूरे देश में कहीं के लिए भी है, कैसा हाईवे, नॉन हाईवे, कहीं भी? कहीं भी। ओके, अच्छा, हाईवे से रिलेटेड एक आपके रील में देख रहा था, बिहार के बारे में आपने 2022 में बोला था कि 2024 के ख़त्म होने से पहले पहले बिहार की सड़कें अमेरिका से बेटर हो जाएंगी। तो ये हुआ क्या? आप ही बताओ। मुझे नहीं लगता, मैं तो खुद एक बिहारी हूँ। तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर। एक ही गंगापुर, पटना के पास पहले हमारी सरकार आने के पहले कितने पुल थे, अब कितने बने? गंगापुर बिहार में कितने पुल बने, बाकी नदियों कितने पुल बने, कितने हाईवे बन रहे, कितने बन रहे हैं? पुल बने हैं, नो डाउट, हाईवेज भी बने हैं, लेकिन जो शहर के अंदर की सड़कें होती हैं उनकी हालत। पहली बात याद रखना, यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारे गांव के घर के सामने वाले रोड मेरा नहीं है, वो कारपोरेशन का है, नगर परिषद का है, जिला परिषद का है, ग्राम पंचायत का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। मैंने क्या कहा था कि बिहार के नेशनल हाईवे मैं अमेरिका के रोड जैसे बनाऊंगा, तुम्हारे घर के सामने वाला रोड बनाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं कहा था। वो मेरे ऊपर मत चिपकाइए। गलती क्या होती है, कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होगा, मेरा फोटो छपवा देते हैं। कोई भी रोड पे गड्ढा पड़ा, सोशल मीडिया पे मुझे कहना पड़ता ये रोड हमारा नहीं है। लोग समझते रोड अच्छा किया, अच्छा मैं नहीं बनाता, कोई दूसरा बना, गडकरी ने रोड बनाया। अरे मैंने नहीं बनाया, मेरे को क्रेडिट देते हैं। और कोई भी गड्ढा दिखा, मेरे गले में माला पहना देते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, पर मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग के लिए ही जिम्मेदार हूँ। ये आज क्लियर हो गया होगा लोगों को, ये आज लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, अभी बहुत बार क्लियर किया जी। हाँ, अब क्या होता है, आप जैसे इतने बड़े व्यक्ति को भी बोलते मेरे घर के सामने अच्छा रोड नहीं बना, अब मैं थोड़ी मंत्री हूँ, गडकरी जी जिम्मेदार है।
अच्छा एक बात बताइए, देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनको आप मानते हो सबसे बेहतरीन उन राज्यों में सड़कें हैं? कौन सा राज्य ऐसा है हाँ, सबसे जिसमें बेहतरीन सड़कें नहीं? आप बताओ। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, राजस्थान, गुजरात, आप में से किसी को पूछो। आप जाओ जी, आप तो मेरे यहाँ नागपुर के लोग श्रीनगर जाते तो ढाबे वाला पैसा नहीं लेता, मेघालय में जाते तो नहीं लेता। आप टैक्सी ड्राइवर को पूछो जाके। मेरे पास जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है सर गडकरी साहब को मिला दो। मैं मिलता हूँ, बोल के तुम्हारे साथ मेरा फोटो निकालो। बोले इतने टैक्सी ड्राइवर, आप भी बाहर निकलो ना, किसी भी टैक्सी ड्राइवर को पूछो ना, किसी को भी पूछो, आपको जवाब देगा। देखो मैं अपने काम की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मुझे करना भी नहीं है। तो मतलब गडकरी जी के साथ अगर फोटो दिखा दिया तो चाय वाला चाय के पैसे नहीं लेगा नागपुर में? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव आया कि जब उन्होंने बताया कि मैं नागपुर से आया हूँ तो उन्होंने कहा बस साहब ने रोड बनाया तुम्हारे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ऐसे कुछ लोगों का ये बताया उन्होंने, यानी मेरा नाम बता के फुकट बट रहा है, ये मैंने नहीं कहा। आजकल संभाल के बोलना पड़ता है, नहीं तो कल तुम कौन सी टोपी मेरे को पहना दोगे, भरोसा नहीं होगा। उसके रील कहाँ से कटेगी पता नहीं। हाँ, अधूरा बात काट देंगे और लिखवा देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें सबसे अभी भी खराब सड़कें हैं? देखो सर, हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उतने सवाल है। हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और मैं सब सवालों के जवाब दे सकता हूँ ऐसा मेरा दावा भी नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे रोड बना सकता हूँ उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश मेरी ठीक है कि नहीं है कि आप जैसे लोग अरुणाचल जाए, मेघालय जाए, त्रिपुरा जाए, आसाम जाए, कहीं भी जाए, आप लोगों को पूछो, वो अच्छा कहेंगे तो मैंने अच्छा काम किया, नहीं बोलेंगे तो नहीं किया। अच्छा, रोड की हम बात कर ही रहे हैं तो NHI पर एक सवाल है मेरा कि देश में NHI का कर्जा कम हुआ है, ये बात सच है, लेकिन अभी भी NHI पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। तो कभी ऐसा टाइम आएगा कि NHI का कर्जा जीरो हो जाए पूरी तरीके से? आपको एक बात बता दूं, ये भी दूसरा मिथ है। NHI को AAA रेटिंग है और मैं जो बैठा हूं मिनिस्ट्री पे, उसके एसेट्स कितने रुपए के देख लेना। आज जो एसेट है, जो टोल देते हैं, उसकी कीमत कितनी है? मेरा टोल का इनकम इस साल 58,000 करोड़ है पर ईयर, और नई सिस्टम ला रहा हूँ 15,000 करोड़ और बढ़ जाएगा। ये सरकार की कमाई बढ़ेगी? हाँ, सरकार की, मेरी थोड़ी है सर। मेरे पास पैसे की कमी नहीं सर। आपको एक ही बात बताता हूँ, कैपिटल मार्केट में मेरा मॉडल जब गया इनविट मोड में 3 बार हुआ। अभी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन की, अपना ये अमेरिका और ईरान की। उस लड़ाई के बीच में मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया इनविट मॉडल का। तो मैंने बोला हमारे मेंबर फाइनेंस को, अरे तुमको यही दिन मिला, क्यों बदनाम करोगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा? साहब बोले आप चिंता मत करें, आपका नाम है, बिल्कुल होगा। 7 घंटे में 7 टाइम्स होश है, बरसात पड़ी पैसे की। ये इनविट मॉडल को जरा एक्सप्लेन कीजिए सर, मुझे लगता है आम आदमी को समझना चाहिए, चीज अच्छी सर, इनविट का ऐसा होता है कि पहले एक इनविट कंपनी बनती है और वो उसके बाद एक रोड खरीदती है और हमको पैसे देती है 8,000, 6,000, 4,000 करोड़। उनको 15 साल राइट मिलता है। अब उनकी इन्वेस्टमेंट में बैंकर से वो, तो उसमें मैंने 50% करने वाला हूँ। आम आदमी के लिए पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व रखा है। जैसे आप है, आपको 8.05% इंटरेस्ट ईयरली मिलेगा, मंथली आपके अकाउंट में जमा होगा। 8.05 ठीक है, 8.05 इंटरेस्ट साल का मिलेगा, महीने में आपके अकाउंट में जमा होगा। और इनविट की जो मैंने लॉन्च किया था 100 रुपए का, उसकी कीमत पहले इनविट की 140 हो गई, तो आपको 16 से 18% रिटर्न मिलेगी। वो जो 140 हो गई, लॉन्च कितने पे हुआ था? आज बेच दो 100 रुपए पे। अच्छा, 100 में लॉन्च हुआ था, तो इधर ब्याज भी मिल रहा है, उधर वो भी मिल रहा है, मतलब एप्रिसिएशन भी और ब्याज भी। अब तुम मुझे पूछ, मैं तुमको बैंक में पैसे डिपॉजिट, कितना ब्याज मिलेगा? बैंक जो FD पे 6% देता है, मैं कितना, नॉर्मल बैच पे 16%। इसलिए मीडिया के लोगों को और गरीब लोगों को, कांस्टेबल, कंपाउंडर, सबको कहो NHI के बॉन्ड लो, बोलना मिलते नहीं वो, 10 मिनट में सब खरीद के दिल दे लो। क्या तरीका है इन्वेस्ट करने का, ये भी बता दीजिए। जब बॉन्ड सब्सक्राइब होते हैं तो तुम भी जाओ, भरो पैसे स्टॉक मार्केट में जाके। हाँ, इतना मामूली नहीं सर, सबसे टाइट NHI का बॉन्ड होता है। 7 दिन का टाइम में 7 घंटे में खत्म, और सरकारी बॉन्ड है। हाँ,
मतलब बैंक नॉर्मल ब्याज 3-4% देता है, एफडी 6% देता है, और सरकारी बॉन्ड 8% दे रहा है, 8% से ज्यादा। 8.05% मंथली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में है बैंक के, और ऊपर से इन्वेट की कीमत। मैं गरीब लोगों से पैसा लेकर देश के रोड बनाना चाहता हूँ। मुझे गरीब लोगों को धनवान बनाना है। मुझे आपके साथ बैठ करके लग रहा है मतलब क्यों ही ट्रोल करते रहते हैं आपको, मतलब इतनी बेहतरीन चीजें कर रहे हो आप। अच्छा ये लाइन मैंने बोल दिया तो कुछ लोग ये ना कहते हैं कि आदमी बिक गया है, लेकिन बात सच है, मुझे तो फील हो रहा है आपके साथ बैठ करके। सर ये कोई नहीं कर रहा है, पूरा देश मेरे साथ है, सब साथ में। ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, उनके बेचारे रोजगारी का धंधा है, उसको छोड़ दो। उनको भी कुछ करने के कुछ ना कुछ माल पानी मिलता है तो अच्छा है, चल ले, तो उनका क्या करना। मैं भी जवाब नहीं देता कभी। अच्छा टनल्स, अगर इस देश के किसानों के हित के लिए काम करना, युवाओं को रोजगार मिलने के लिए काम करना, देश के प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना, देश के इंपोर्ट को खत्म करने के लिए काम करना, अगर ये ठीक काम है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे चिंता नहीं कोई बात की। मुझे कोई किसी के बारे में मेरी तकरार नहीं है, जो सच है वो जनता समझती है। अच्छा एक सवाल मेरे मन में था कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, मतलब शहर एक्सपैंड हो रहे हैं, दिल्ली एक्सपैंड हो रहा है, नोएडा एक्सपैंड हो रहा है, तो जो जमीन किसान लोग यूज करते थे शायद अब वो भी कम होगा। एग्रीकल्चर लैंड कमर्शियल लैंड बन करके बिल्डर खरीदते हैं, उसमें बिल्डिंग बन जाती है। किस सवाल मत पूछो। क्यों? मैं बता दूं, आपको मालूम है कि देश की 1/3 जमीन ये जो है ये वेस्ट लैंड है। 1/3 वेस्ट लैंड है। हाँ, बंजर, मतलब उसमें कुछ बंजर नहीं हो सकता। कुछ नहीं है, हाँ, उसको अच्छी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं दिल्ली के आजू बाजू में 1,60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, और आपको मालूम है ये जहाँ मैं रोड बनाता हूँ मर्सिडीज गाड़ियां सबसे ज्यादा बेची गई। अच्छा, हाँ, जाओ जरा हरियाणा पंजाब देख के आओ, गांव में मर्सिडीज गाड़ी आई। मतलब इसका क्या लॉजिक है? सर मेरे पास लोग इसलिए आते हैं कि मेरी जमीन रोड में लो, इसलिए नहीं आते मेरी जमीन मत लो करके। रोज लोग आते मेरे यहाँ से रोड। हाँ, रोड आएगा तो वैल्यू बढ़ेगी उनकी। सर 1.5 करोड़ मिला है पैसा, सर खूब पैसे। और मैं किसान हूँ, मैं किसानों पर अन्याय करने वाला काम कभी नहीं करता। अच्छा टनल्स पर कुछ बताइए। टनल्स पर भी 3 लाख करोड़ के टनल बना रहा हूँ। जोजिला, अब ये आपको जोजिला पर मैंने रील किया था, 5 मिलियन व्यूज आए उस पे। आपको बताऊं तो जोजिला का 12-14 किलोमीटर की टनल है। वर्ल्ड, अभी आशिया की, वर्ल्ड की शायद नंबर 1 में इतनी बड़ी टनल है। यहाँ पाकिस्तान है, इधर है कारगिल, वहाँ टनल है। इसका 5 बार टेंडर निकला है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। वो टनल 70% काम हुआ, केवल 5.5 करोड़ में हमने बनाई। 5,000 करोड़ देश की जनता के बचाए। तो उसका नुकसान भी बताइए, जोजिला के पहले क्या नुकसान हो रहा था और बनने की वजह से क्या 6 महीने तो रोड बंद ही रहता है ना, पूरा लद्दाख लेह कट हो जाता था। वो पूरा लंबा घूम करके जाना पड़ता था। सर मुश्किल था, गैस नहीं, सब्जियां नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं। अब एक बार वहां जाके देख के आओ, लोगों से बात करो। और जो टनल वो बंद रहता था उसकी वजह से, टनल ही नहीं था सर। हाँ टनल मतलब था ही नहीं। ऊपर से जाना कितना, अभी जहाँ 4.5 घंटे लगते थे वहां 40 मिनट में चले जाएंगे। और जब वो बंद रहता था, मैंने सुना कि जो अपने पड़ोसी दुश्मन देश हैं वहां से भी उसका खतरा बना रहता था। सर अटैक किया हमारे ऊपर, हमारी झेड़मोड़ टनल के समय हमारे जो काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर अटैक किया आतंकवादियों ने, वहां काम किया। आपको मालूम है जम्मू से श्रीनगर 36 टनल बना रहा हूँ, उसमें से 24 बन गई। ओके, आप एक बार जाके तो आओ। आप देश में कहीं भी जाओ जी, नागालैंड जाओ, अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, कश्मीर जाओ, सब घूम के आना। और एक भी जगह कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ काम नहीं हुआ तो मुझे बता देना, और आप लाइव कर देना मेरे नाम से। नागपुर में ओला में ट्राई करूंगा, फोटो दिखा करके चाय वाला, देखते हैं कहाँ मिल जाए। नहीं, नागपुर वालों को ये अनुभव बाहर आया। अरे नागपुर में तो आपको वैसे ही चाय फुकट पिला गया। नितिन गडकरी साहब के घर पे ऐसा बोल दो तो बोला देंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मजेदार, बड़े लगा मुझे आपसे बात करके। मैं बहुत सारे ऐसे सवाल लेकर के आया था जो मुझे लगता है शायद सवाल पूछने से पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया, और मैं थोड़ा नेगेटिव सवाल पूछने वाला था, लेकिन आप उसको ले जाकर के पॉजिटिवली कंक्लूड करके ऐसा खत्म किया आपने, वो सवाल मुझे तो धूमिल हो गए सारे। एक गाना था ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जो सच है वो सच है। हाँ, मेरी बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है, पर झूठ तो कुछ है ही नहीं सर, डरना किस लिए।
थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आपने अभी बोला कि 46 किलो वजन कम किया आपने। रोज 2-2.5 घंटे व्यायाम करता हूँ। मैं बड़ा फूडी था पहले, रोज अभी आज रात को जाऊंगा खाना खाने में। अभी मेरे दो दोस्त आने वाले हैं, रोज नया नया खाना खाता हूँ, नया नाश्ता करता हूँ। हाँ, आपने बताया कि नागपुर से शेफ आप इधर रखते हो। हाँ, 4 शेफ है यहाँ सब। अपना हमारा खुशी से अपना लाइफ चल रहा है। तो कैसे कम किया? कि 46 किलो कम करने का राज? 46 नहीं, 49 kg। अच्छा, 49। 135। आप, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था। हाँ। मेरे फोटो निकाल लो आप, मेरे चेहरा कैसा दिखता देखो। 49 kg कम हुआ है। और मैं अभी रोज 2.5 घंटा 2 घंटा, आज सुबह 8:40 को मेरा फ्लाइट था, 5:30 बजे उठा, 2 घंटे व्यायाम किया। व्यायाम में जिम मशीन वाला या योगा? प्राणायाम करता हूँ, स्ट्रेचिंग स्ट्रेनिंग वाला ट्रेनर है। अब कल सुबह होगा, 6:30 बजे आएगा, फिर 2-2.5 घंटे करूंगा। तो कभी ऐसा होता है ट्रेनर को बोल दिया आज करने का मन नहीं कर रहा और ट्रेनर पीछे पड़ जाए, कराना पड़ेगा? मैं आपको मैं सबसे इरेगुलर, इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज व्यक्ति था पर्सनल लाइफ में। मैं बीजेपी का काम करता था, कभी भी ढाबे पे खाता था, कहीं भी सोता था। कोविड ने मेरे लाइफ को बदल दिया। अब मैंने तय कि हेल्थ इज वेल्थ। मैंने एक छोटी बात कही थी कि नॉलेज, पावर, वेल्थ और सौंदर्य, यह 4 चीजें आदमी को बहुत बड़ी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट दिलाती है। नॉलेज, पावर, हेल्थ, सौंदर्य, ब्यूटीफुलनेस। पर ये जितने स्पीड से आती है उतनी चली जाती है, ये कभी टिकती नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। पहले प्रायोरिटी हेल्थ को दो। मैं आपको भी कहूँगा, मेरे मित्रों को भी कहता हूँ और सुनने वाले दर्शकों को कहूँगा कि जान है तो शान है, पहले अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। तो खाने पर कंट्रोल कैसे किया आपने? आप तो मेरी नियत कम नहीं पड़ी है, खाना कम हुआ है। अच्छा, खाना शौकीन वाला खा रहे हो लेकिन कम खा रहे हो? कम। पहले एक समय 6 समोसे खाता था। 6 समोसे? हाँ, एक टाइम में या दिन में? के रेस्टोरेंट मालूम है, टेस्ट ऐसे 100 लोगों में से तुम लाओ, मैं उस रेस्टोरेंट को पहचानता हूँ, ये इसका है करके। इतना मैं शौकीन था। अभी मैं, वो बोलते हैं मुझे, जब जाता हूँ रात को 11 बजे, मेरे पास Z+ सिगरेट में छोड़ छाड़ करके रात को जाता हूँ। बोलते हैं अरे साहब आप क्या नाराज है, आप कुछ खा ही नहीं रहे। बोला तुम ना, मेरे प्रॉब्लम में भी मैं हूँ, मैं कम खाता। फिल्मों के भी शौकीन है आप? गाने वगैरह सब तो समय मिलता है, अब जाता हूँ, फिल्म में जा नहीं सकता कि Z+ के लोगों को उठा देते हैं पुलिस वाले। मैं अपने घर में कभी कभी देखता हूँ, पर मैं गाने सुनता हूँ। तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? हाँ, लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? अभी ये परसों ये कंगना रनावत की आई ना, ये। अच्छा, वो अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर जो आई है। हाँ, कुछ तो नाम है, नाम भी भूल गया मैं। रिसेंटली रिलीज हुई है 2 हफ्ते पहले। अच्छी फिल्म। हाँ, भारत भाग्य विधाता देखी मैंने, उसके प्रीमियर में गया था। अच्छी फिल्म। तो देखने के बाद कंगना जी को मैसेज भी किया कि बढ़िया लगी मूवी? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कार्यक्रम में आना है करके। अच्छा। मैं गया था और उनको भी मैसेज किया। अच्छी फिल्म। उनका झांसी के रानी के ऊपर जो था, बहुत सुंदर फिल्म थी, अच्छा काम करते। अभी वेलकम आई है, देखना, वो कॉमेडी है उसमें अच्छी खासी। वेलकम मुझे बहुत पसंद थी। वो नाना पाटेकर वाला? नाना पाटेकर। हाँ, नाना पाटेकर का परसों फोन आया। अच्छा। वो दिल्ली मुंबई क्या, इससे इतने खुश हुए, रोड इतना अच्छा बना करके, ये बहुत खुश है। मेरे मित्र अच्छे हो। अच्छा, ओके। अभी भोजपुरी गाने वाने सुनते हैं आप? हाँ बिल्कुल सुनते। मनोज तिवारी के? मनोज तिवारी के सुनता हूँ। मुझे वो ट्यूनिंग बड़ा पसंद आता, उसके जो संगीत होता है। तो फेवरेट सिंगर कौन है भोजपुरी में? नहीं, सिंगर तो काफी है, वो सभी अच्छे गाते। पवन सिंह अच्छा गाता है, दूसरा जो हीरो है खेसारी भी अच्छा गाता है। हाँ। मनोज तिवारी अच्छा गाते हैं, सभी अच्छे। और मैं अभी मुझे कोई भी पसंद आता है, वो नहीं क्या, एक गाना था ताजमहल, वो अपना चंद्रशेखर जी का गाँव, कौन सा था उधर गाँव? कौन सा था? एक गाना था, डांस था, वो ताजमहल वहां ले आओ करके कुछ। अच्छा। अलग अलग प्रकार के सुनते रहते। हाँ, ठीक है। लेकिन मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला मुझे। मैं तमिल संगीत भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता। तमिल कैसे? वो तो भाषा अलग है। देखो, संगीत को भाषा नहीं होती। 2 बातें याद रखो। हाँ। कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। साहित्य, संगीत और काव्य, इसको भाषा नहीं होती है। आप सुनो एक बार,
अच्छा लगता है। हाँ, जैसे मैं साउथ के गाने बहुत सारे सुनते हूँ, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन म्यूजिक से अच्छा लगता है वो। आपका ये है ना अलई राजा, हम्म। तो चेन्नई में थे, हाँ। उनका एक बहुत सुंदर सुरेश वाडकर ने गाया हुआ गीत है, ये मेरा तो पहचान के है, बहुत सुंदर गीत गाया। अच्छा, आपके लिए मैंने कुछ रैपिड फायर लिखे हैं, तो वो फटाफट आपको जवाब देना है, तुरंत, बिना सोचे। बिना सोचे ने क्या, मुझे मरवाने का कार्यक्रम है? आपका फेवरेट मीम कौन सा है? बहुत सारे मीम बनते हैं आपके अगेंस्ट, आपके जब भी आप टोल वोल बढ़ाते हो तो मीम बनते हैं, तो कोई फेवरेट ऐसा मीम है जो देख करके बड़ी हंसी आई हो? क्या मीम बनाया है? ऐसा बहुत आते हैं, मैं हंसता रहता हूँ। खुद के मीम देख के? कोई फेवरेट नहीं है। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल वगैरह करते रहते हैं? मैं देखता ही नहीं, टीवी कोई सोशल मीडिया जो पसंद हो? देखते ही नहीं। कोई नहीं? गाने सुनता हूँ। मतलब पॉजिटिविटी, खाली नेगेटिविटी का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। अगर एथेनॉल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में रेस हो जाए तो आप किस पर बेट लगाना पसंद करेंगे? बेट लगाने का कारण नहीं है, आपको मालूम नहीं, इथेनॉल ये ऐसा फ्यूल है कि वर्ल्ड में जो रेस कार है उसमें इथेनॉल ही यूज होता है। रेसिंग कार है? हाँ, इथेनॉल यूज होता है। और 3-4 साल पहले हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट इथेनॉल पे चले थे। अच्छा, जनवरी को। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं आप? वर्ल्ड में रेसिंग कार में इथेनॉल यूज होता है, पेट्रोल नहीं। ओके, ये अमेजिंग डेटा है। यही तो प्रॉब्लम है, जो बातें पहुंचाने में आपके कारण जा रही, अच्छी बात है। ठीक है। आपके फोन में कोई ऐसे आदमी का नंबर जिसका जब फोन आता हो तो आप काट करके कहते हो अरे बाद में कटेंगे? ऐसा कभी नहीं आता, जितने फोन आते मैं लेता हूँ हमेशा? हमेशा। पर मैं अभी जैसे आपका इंटरव्यू, मेरा फोन अलग है, तो फिर वो मिस कॉल आते रहते हैं, पर जब मैं रहता हूँ फ्री तो मैं लेता हूँ। कोई एक ऐसा नेता जिसके साथ आप लंबी ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे? वैसे तो अभी लंबी ट्रिप पर कभी मैं रोड के लिए ही जा रहा हूँ, और कोई 2 नेता साथ में रहते ही नहीं, क्योंकि नेचुरली मैं अपने इसमें जाता हूँ। मुझे सब नेता पसंद है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है। आपसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि एमपी या एमएलए पर लगने वाला टोल हटाया जाना चाहिए, तो आपने कहा था कि मैं क्यों हटाऊं, और मुझे ऐसी सलाह मत दो जिससे मेरा नुकसान हो जाए। तो देख करके मुझे हंसी भी आई थी, वो कॉमिक टाइमिंग था थोड़ा, तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखो, ऑलरेडी ये मेरे आने के पहले ही हिंदुस्तान का पहला बीओटी प्रोजेक्ट मैंने बनाया जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, और ये टोल मैंने लाया। तो ये पहली बात तो ऐसी है कि ये टोल, ये अगर इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तो अब ये उस समय ये डिफाइन किया गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये सब, एम्बुलेंस, एग्रीकल्चर गुड्स होगा तो ट्रैक्टर, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, उसमें एमएलए, एमपी, इनको माफ किया गया। तो जब वो है तो वो है, अब मैं लगाऊं क्यों उनके ऊपर? यानी फुकट में मेरे को नई झंझट, तुम क्यों सलाह दे रहे हैं? ठीक है। आप कहते हैं राजनीति में सच बोलना मना है, आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज तक ऐसा कौन सा सच है जो आप चाहकर भी नहीं बोल पाए? ऐसा कुछ हो? नहीं, मुझे जब नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलता हूँ, पर मैं राजनीति में झूठ अभी तक नहीं बोला। तुम शोध पत्रकारिता का काम करते हो, शोध, ये मेरी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में, जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता। पर एक बात है, कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं देना तो चुप बैठता हूँ, नहीं देता। आपके बाद जो अगर कल को कोई नए सड़क मंत्री आते हैं तो उनके लिए कौन सा ऐसा चैलेंजिंग और अच्छा काम आप छोड़ करके जाएंगे? देखो, मैं कोई सोचता ही नहीं, जो आएगा बेचारा उसको शुभकामनाएं। मैं अपना रोज खाओ पियो आनंद से रहो वाला काम रहता है। मेरे को एयरपोर्ट में स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मेरा सत्कार कभी होता नहीं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट छपाता नहीं, कटआउट लगाता नहीं, और मेरा को कोई लेना नहीं, मस्त अपने तबीयत से रहता, खुश। टेंशन होता है किसी बात का? किसी बात का चिल, बिल्कुल। अगर आपको ये पता चले कि आपकी बनाई हुई कोई सड़क खराब निकल गई है तो उसको सुधारने की छवि, उसको सुधारने के लिए आप पहले अपनी गलती मानेंगे कि आपकी वजह से हुआ है, या फिर आप उसको डिफेंड करेंगे? कमियां होती है, मैं पब्लिकली मानने का। जैसे भी 2-3 कमियां तो आपने मांगी, एक एक्सीडेंट वाली बात आपने बोली। छुपाता नहीं मैं, हमारी गलती हुई है।
हम उसको सुधारेंगे ये। आपके पास इतना अनुभव है, इतनी ताकत है, फिर भी अगर कोई ऐसा बदलाव जो आप सिस्टम में लाना चाहते हैं लेकिन फिर भी सिस्टम की वजह से अभी तक आप नहीं ला पाए हैं। सब आते हैं, जब मंत्री है तो बदलाव करते रहते हैं, इसी के लिए तो इट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप, हाउ टू गेट इट डन। अगर मुझे मंत्री बनाया मोदी जी ने तो मेरा काम है कि मैं रिजल्ट दूं, मैं काम करके दिखाऊं, जनता की अपेक्षा को पूरा करूं। ये मेरे नेतृत्व की परीक्षा है, मैं करूंगा जो कोशिशें करूंगा। 100 में से 25 काम होते, 5-10 काम नहीं होते, क्योंकि मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, या मैं कोई बाबा नहीं हूँ अंगारा फेंक और हो गया, ऐसा भी नहीं है। करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना समय दिया और हर सवाल का बहुत डिटेल में आपने आंसर किया, और एथेनॉल का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लोगों को अब समझ आ गया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।